हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्लास में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत पंडित आपको लेकर चलता हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्लास में, जहां हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं हम लोग और देखेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम लोग उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ को छोटा से छोटा कण में बांटे थे, जिसमें अणु मिला था, और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, हम लोगों ने देखा था। और इन परमाणुओं को भी हमने देखा कि इसको भी फर्दर अगर हम लोग सब डिवाइड करते हैं तो उसमें हम लोग 3 मूलभूत कण पाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जो परमाणु होता है उसका संरचना किस प्रकार होता है। तो हम लोग परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे। परमाणु संरचना कि परमाणु किस प्रकार से विद्यमान रहता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कहाँ पर स्थापित होते हैं। तो परमाणु संरचना को समझने के लिए हम अपने सौर मंडल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा सौरमंडल कार्य करता है उसी प्रकार से परमाणु संरचना भी कार्य करता है। हम लोगों को पता है कि सौरमंडल में क्या है कि सबसे बीच में सूर्य है, केंद्र में सूर्य है, सन, और सूर्य के चारों ओर ग्रह विद्यमान है। इस प्रकार से ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। तो जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर, इसी प्रकार का संरचना परमाणु के साथ भी होता है। जैसे हम लोग परमाणु की बात करें तो परमाणु में भी केंद्र में एक सघन भाग होता है, सघन केंद्र होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। और इसके चारों ओर ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं, जिस प्रकार से सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक सघन भाग होता है। ये काफ़ी घना भाग होता है। इस घना भाग को हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी केंद्र पे केंद्रित रहता है। उसका सारा द्रव्यमान यहीं पर मौजूद रहता है, और इसके ठीक चारों ओर इस प्रकार से वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस वृत्तीय पथ को हम नाम दिया गया है कक्षा। इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थापित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जो नाभिक है, परमाणु के जो नाभिक हैं, इस नाभिक पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये केंद्र पे स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस किस संख्या में होंगे। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में स्थापित हो सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं कि केंद्र पे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थापित होते हैं। चूँकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है इस कक्षा में, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यह देखा गया है कि सामान्य स्तर पर, सामान्य तौर पर इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है, जिस वजह से प्लस और माइनस दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और वो परमाणु उदासीन होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। सामान्य तौर पर परमाणु उदासीन होता है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आमतौर पर या सामान्य तौर पर परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब इसको देखने से पहले कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग कुछ इसके बेसिक टर्म जानेंगे कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं।
परमाणु संख्या किसे कहेंगे? तो ये देखा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन इस परमाणु में स्थित रहते हैं उनकी संख्या को परमाणु संख्या कहा गया है। तो किसी भी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या इसी को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु संख्या को या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या किसी से भी हम लोग दिखा सकते हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या कि द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे। द्रव्यमान संख्या हम लोग कहेंगे या तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी संख्या को हम लोग द्रव्यमान का संख्या कहेंगे, या फिर प्रोटॉन के जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों की संख्या आपस में बराबर होते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या, और उसमें प्लस करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या को, इसकी संख्या, इसे हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहेंगे। इसको मास नंबर m से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो इस परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को देखते हुए हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी भी संख्या को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर परमाणु संख्या दिया हुआ रहेगा तो हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए कि माना कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक परमाणु है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। सपोज हम कोई भी संख्या एक ले लेते हैं 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या 15 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या 15 दिया है। अब इसमें निकालने बोला जाएगा कि इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालें। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, इसका परमाणु संख्या क्या होगा, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ये सारा चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे हमने अभी भी पढ़ा कि परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है। तो परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो यह साफ साफ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन की संख्या भी होगी। तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 10 के बराबर। तो हम लोग यहाँ इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। तो प्रोटॉन की संख्या ये हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल गया। अब परमाणु संख्या अगर ज्ञात करना है तो परमाणु संख्या भी क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और दोनों ही 10 है तो परमाणु संख्या भी हमारा 10 हो जाएगा। ये यहाँ से निकल गया। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग प्रोटॉन को लेते हैं यहाँ पर।
प्रोटॉन की संख्या और इसमें जोड़ देंगे न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 10 और न्यूट्रॉन यहाँ दिया हुआ है 15, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 25। तो ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये हमें निकालना था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सिर्फ 2 ही दिया हुआ था, जिसकी सहायता से हमने ये तीनों ही ज्ञात कर लिए, प्रोटॉन की संख्या, इनका परमाणु संख्या और इनका द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी कहीं पर भी अगर गिवन है तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। इस प्रकार से कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको कोशिश कीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने का, सारा ही सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी संख्या में हो सकते हैं। परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण विभिन्न कक्षाओं में। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक परमाणु संरचना बनाया था, एक नाभिक बनाया था और नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से हमने कक्षा बनाया था। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, जो नियम है, वो नियम क्या है? पहला नियम हम लोग देखेंगे। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के केंद्र में जो भारी वस्तु होता है, एक सघन क्षेत्र होता है, उस सघन क्षेत्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। सघन क्षेत्र जो केंद्र में उपस्थित रहता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि जो परमाणु की कक्षाएं हैं, इस कक्षा को हम लोग इंग्लिश अक्षर, पहली कक्षा को के से, उससे एल से, उसके अगले वाला को एल से, नेक्स्ट को एम से, इस प्रकार से, और इससे अगले वाला को इस प्रकार से हम लोग एन से डिनोट करेंगे और इससे ही बढ़ते जाता है। अगर हम लोग 4 कक्षा की बात करें तो परमाणु की कक्षाओं को, परमाणु की कक्षाओं को के से, के एल एम एन इत्यादि से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि इसमें अगर 4 कक्षा की बात करें, के एल एम एन, तो इन चारों कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n², ये एक फॉर्मूला है। 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के आधार पर होगा। इसी के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाएगा। कैसे होगा 2n²? ये फॉर्मूला क्या कहता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग पहला कक्षा की बात करें के, तो पहला कक्षा के लिए n का मान क्या होगा? 1 होगा। हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं इसको आगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये n² किस प्रकार काम करता है। अगर पहली कक्षा की बात किया जाए, के कक्षा के लिए, के कक्षा के लिए, क्योंकि ये पहली कक्षा है तो यहाँ n बराबर 1 रखेंगे, तो 2n² का मान यहाँ से आ जाएगा 2 × n बराबर 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 = 2। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। दूसरी कक्षा, अगर एल कक्षा की बात करें, एल कक्षा के लिए
तो इसके लिए n बराबर 2 हो जाएगा, और 2n स्क्वायर में अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 का जा 4, 4 2 जा 8, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। सेम उसी प्रकार से अगर m और n का भी हम लोग निकालें तो उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। m कक्षा के लिए n का मान 3 लेंगे, तो 2n स्क्वायर अगर यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 18। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। और लास्ट अगर n की बात करें तो n कक्षा के लिए n बराबर 4 हो जाएगा, और अगर 2n स्क्वायर में n बराबर 4 का मान रख दे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और दूना 32, 2 गुना 16 करेंगे तो आएगा 32। इस प्रकार से n कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। तो इस फार्मूला के आधार पर हम लोग देखें कि k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होगा, और m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी, n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। तो हम लोगों ने देखा पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथा में 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। बोले तो k सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, उसके बाद उसके अगला में 8 को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद 18 फिर 32। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं। तो ये तीसरे नियम के अंतर्गत आया था। अब चौथा नियम क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा नियम तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तथा इससे पहली कक्षा में, मतलब अंतिम कोई भी कक्षा अगर है परमाणु का, तो उस अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। और 8 उससे अगर पहली वाला कक्षा का बात करें, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तथा इससे पहली वाली कक्षा में, इससे पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ये नियम क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर परमाणु का बात करें, कोई बड़े परमाणु जिसका परमाणु संख्या अधिक है, ज़्यादा है, तो ऐसे में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इससे पहले वाले कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ये नियम कहा गया है। और अंतिम पांचवा नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा तब तक अगली कक्षा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के बाद ही अगली नई कक्षा का निर्माण होगा। ठीक है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के बाद ही अगली नई कक्षा का निर्माण होगा। तो ये नियम 5 नियम है। इसी नियम के आधार पर परमाणु का
परमाणु के संरचना को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे इससे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा परमाणु से संबंधित सारे सवाल हम लोग कर लिए हैं। परमाणु संख्या के बारे में देखे, द्रव्यमान संख्या के बारे में भी देख लिए हैं। परमाणु का जो संरचना है, जिसके जो नियम है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी कक्षाओं में हो सकते हैं, वो सारा हमने देख लिया है। आगे चलें अगर